बात कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है बेअदबी को लेकर, लेकिन एक सवाल जो कहीं छिप गया है कि आखिर बेअदबी पर हत्या क्यों? बेअदबी देश में अपराध है, लेकिन उस अपराध के नाम पर दूसरा अपराध क्यों? पीट पीट कर किसी को क्यों मार डाला गया? जी हां, आपको बताएं गोल्डन टेंपल में तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बेअदबी की कोशिश की गई और उसके बाद उस शख्स को पीट पीट कर मार डाला गया। आइए आपको दिखाता हूं मैं क्या हुआ आखिर गोल्डन टेंपल के अंदर। देखिए जरा, सुनकर रूह कांप जाएगी आपको कि आखिर हुआ क्या। देखिए हुआ क्या। सुबह 11:40 पर स्वर्ण मंदिर में एक युवक घुसा। 11:40 पर सिर पर उसने पीला पटका पहन रखा था। 9 घंटे वो दरबार साहिब के अंदर रहा। शाम 5:45 पर देखिए क्या हुआ। दरअसल पाठ चल रहा था और उस पाठ के दौरान क्या हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब के वो करीब पहुंचा और उसने श्री साहिब को उठाया। पैर गुरु ग्रंथ साहिब के रुमाले पर लगा। उस पर यह आरोप, उस पर हुआ क्या, जो वहां संगत बैठी थी, जो लोग बैठे थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके बाद देखिए क्या हुआ। भीड़ आरोपी को पीटने लगी, बेरहमी से पीटा। श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसे आप एसजीपीसी के नाम से जानते हैं, उनकी टास्क फोर्स को उस आदमी को सौंप दिया गया और उसके बाद उस युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस को शव देने से मना कर दिया गया कि पुलिस को शव नहीं दिया जाएगा। आरोपी के जिंदा होने का शक था, इसलिए शव नहीं दिया गया। किसी तरह पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और शव को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी कि यह शख्स मर चुका है। युवक का शव अभी भी अस्पताल में है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है, वो शख्स कौन है, कहां से आया। लेकिन बड़ी बात यह, एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन अब तक हत्या का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। लिंचिंग को लेकर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हत्या पर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने क्या किया है, जिस शख्स को पीट पीट कर मार दिया गया, मृतक के खिलाफ धारा 307 लगाई गई है। सोचिए, जिसे मार दिया गया उसके खिलाफ तो मुकदमा हो गया, लेकिन जिसकी हत्या हुई है, हत्या करने वालों पर कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं। हत्या की कोशिश में दरअसल 307 लगती है, जो मृत पर पुलिस ने लगा दी है। गुरु ग्रंथ साहिब को दरअसल जीवित गुरु का दर्जा प्राप्त है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले से यह दर्जा दिया है उन्हें। हत्या की नियत से कृपाण उठाने का उस पर आरोप था, इसलिए 307 लगी है। बेअदबी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनी है, जो बेअदबी के मामले की जांच करेगी। लिंचिंग की जांच के लिए अब तक कुछ नहीं हुआ। एसआईटी को 2 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो ये एक लिंचिंग हुई आज पंजाब में, सिर्फ एक नहीं, 2 लिंचिंग सोचिए किसी राज्य में हुई हो, अब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा। कपूरथला में भी एक शख्स की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। कहा गया बेअदबी के नाम पर हत्या हुई है। पुलिस का कहना है कि चोरी के मामले में हत्या हुई है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि लिंचिंग पर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले हमारे सियासतदान आज क्यों चुप हैं? क्योंकि मामला पंजाब से है। देखिए जरा, कपूरथला में क्या हुआ है, यह आपको बताने जा रहे हैं। गुरुद्वारा साहब में बेअदबी का आरोप लगा और निशान साहिब के अपमान की कोशिश का आरोप लगा। सुबह 4 बजे बेअदबी की कोशिश हुई। संगत ने आरोपी को बेअदबी करते देखा। भीड़ ने आरोपी को बेरहमी से पीटा और पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने भीड़ से आरोपी को छुड़ाया जैसे तैसे। आरोपी को कमरे में बंद कर दिया गया और एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ बाहर खड़े रहे। सोचिए, शख्स अंदर पिट रहा था और एसएसपी बाहर दरवाजे पर खड़े थे। भीड़ ने खिड़की तोड़कर फिर से पीटा उस शख्स को। पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। स्थिति हो गई, भीड़ ने पुलिस के सामने आरोपी को मार डाला। 2 अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक दावा यह है कि इस शख्स ने चोरी की, चोरी के मामले में इसकी पिटाई हुई। कुछ का कहना यह है कि बेअदबी की इसने, उसके बाद इसकी पिटाई की गई, लेकिन यह शख्स मार दिया गया और हत्या का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। यह अफसोसनाक है। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं, यह तो 2 लिंचिंग पंजाब से हुई, लेकिन इसी तरह आपको याद होगा बेअदबी के नाम पर सिंघू बॉर्डर पर
निहंगों ने एक शख्स को इस बेरहमी से पीटा था, ना सिर्फ पीटा था, मार के लटका दिया था। ये तस्वीरें आज भी सभी के जहन में। और पीटने के बाद देखिए क्या हुआ था। दूसरी तस्वीर दिखाऊं, जिस शख्स ने मारा था, जो आरोपी था, उसके ऊपर फूल बरसाए गए थे, फूल से उसका स्वागत किया गया था। ये तस्वीरें भी देश ने देखी है। देखिए जरा, आइए अब आपको बताते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन हत्याओं पर, इन लिंचिंग पर सियासतदानों ने कुछ ना कहा, उनकी जुबानें सिल गई हो, लेकिन देश में गुस्सा है, देश में आक्रोश है। लोग कहना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए जरा, लोगों में इन लिंचिंग्स पर खासा गुस्सा है। देखिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। एडविन लिख रहे हैं लिंचिंग पर, सियालकोट में, यानी आपको याद होगा पाकिस्तान में, सियालकोट में भीड़ ने श्रीलंकाई नागरिक को मारा। स्वर्ण मंदिर में धर्म के नाम पर आदमी की हत्या कर दी गई। दोनों में क्या फर्क है। ईशी राठौर लिख रही हैं, मजहब हमें शांति और भाईचारे की सीख देता है, एक आदमी को मार देना किसी सदमे से कम नहीं है। अरविंद कुमार लिख रहे हैं, कांग्रेस राज्य में लिंचिंग की घटना पर आखिर चुप्पी क्यों, बीजेपी शासित राज्य होता तो हंगामा बरपा होता। आलोक अशोक सेठ लिख रहे हैं, कांग्रेस शासित पंजाब में इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन सबकी जुबान पर आखिर ताला क्यों है। उमा कुमार लिख रहे हैं, कांग्रेसी राज्य में पीट पीट कर हत्या कर दी गई, न शोर न राहुल प्रियंका का कोई ट्वीट आया है। उमा कुमार लिख रहे हैं आगे, मजहब और राज्य के हिसाब से लिंचिंग की परिभाषा बदल जाती है। गौरव लिख रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान बेशक गलत है, लेकिन लिंचिंग इसका जवाब नहीं हो सकता है। किसी की पीट पीट कर हत्या कर देना इसका जवाब नहीं हो सकता। गौरव लिख रहे हैं, सिंगू बॉर्डर से पाकिस्तान के सियालकोट तक जो लिंचिंग हुई, उसमें आखिर क्या फर्क है। राजेश नैन लिख रहे हैं, 24 घंटे में 2 लोगों को लिंचिंग के जरिए मार दिया गया, किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, क्यों। राजेश नैन लिख रहे हैं, प्रयाग कुमार लिख रहे हैं, एक बेगुनाह को धर्म के नाम पर मार दिया गया। वो आगे लिख रहे हैं, इसको मूव करेंगे, मंदिर जाने से अब डर लगने लगा है। इसके आगे प्रयाग कुमार लिख रहे हैं, दोबारा कभी मंदिर जाने की अब हिम्मत नहीं है। तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा निकल कर आ रहा है। अनिमेश लिख रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान नतीजा मौत, पैगंबर का अपमान नतीजा मौत, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान नतीजा चुप्पी। नंदनी लिख रही हैं, भगवान के नाम पर उस जगह पर हत्या जहां भगवान की पूजा होती है, इसके बाद उसे जस्टिफाई भी किया जा रहा है। बड़ी बात यह है। कुंवर शिवम सिंह लिख रहे हैं, जो उसने किया उस शख्स ने वो गलत था, लेकिन आपको किसी की हत्या का हक कैसे मिल गया, वो सवाल कर रहे हैं। पुलिस से शिकायत करते, पुलिस गिरफ्तार करती और कोर्ट उसे सजा देती, यह तरीका है। स्वर्ण मंदिर जैसी पवित्र जगह पर हत्या की गई, क्या धर्म का अपमान नहीं है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि देश में बाकायदा एक संविधान है, एक कानून है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बेअदबी पर यह पहली बार हत्या नहीं हुई है। इससे पहले भी बेअदबी के नाम पर हत्याएं हुई हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, इससे पहले कई ऐसे मामले देश में सामने आए। तस्वीरें देखिए, चरण दास को आप देख रहे हैं, 2018 में नंगे सिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने उठाया, उसके बाद बेअदबी पर इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। 3 दिसंबर 2021 को इन्हें गोली मारी गई थी। इतना ही नहीं, जमानत पर ये बाहर आए थे, उस दौरान इन पर फायरिंग की गई। मनोहर लाल, बेअदबी के आरोपी के पिता थे मनोहर लाल, हत्यारों ने मर्डर कर एक बाकायदा नोट छोड़ा और लिखा, बेअदबी के आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। गुरदेव सिंह की भी इसी तरह हत्या की गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चोरी के शक में इनकी हत्या हुई और गुरुद्वारा साहिब के पास किराने की दुकान हुआ करती थी गुरदेव सिंह की। महेंद्र पाल 2015 में बेअदबी की घटनाओं पर कई आरोपी थे, ये जेल में ही बिट्टू की हत्या कर दी गई। यह है हकीकत, बेअदबी के मामले में जेल में थे अब तक। आइए अब आपको बताते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आस्था के नाम पर लोगों की हत्या करना, देश के संविधान के कानून, संविधान में दोनों के लिए अलग अलग सजाएं हैं।
दोनों अपराध हैं देश के कानून में और दोनों पर सजाएं हैं। तो सवाल यह है कि आस्था के अपमान पर अगर कानून को हाथ में लिया जाता है तो उसके लिए भी देश के संविधान और कानून अपराध की श्रेणी में उसे लेकर आता है। धर्म का अपमान करा तो धारा 295A और अगर हत्या का गुनाह है तो धारा 302। दोनों में सजाएं देखिए जरा। धर्म के अपमान पर लगभग 3 साल तक की सजा है और हत्या का गुनाह किया तो सजाए मौत। और ये लिंचिंग के दौरान दोनों ही गुनाह हुए हैं। कौन सा जघन्य अपराध है आप खुद तय करिए। लेकिन एक बुनियादी सवाल ये जो बार बार जहन में आ रहा है कि देश के सियासतदान क्यों चुप है। आखिर अब तक राहुल ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया, क्यों खामोश है देश के सियासतदान। ये वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो लिंचिंग पर सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, भारत को रहने लायक जगह नहीं मानते थे। अब कांग्रेस शासित राज्य में हुई घटना तो सब चुप है। देखिए जरा रिपोर्ट। एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है। हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। इसे आप मॉब लिंचिंग न कहकर आप ये कहें कि एक रूटीन क्राइम है। कभी लिंचिंग पर चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर पूरे देश को लिंचिंग स्टेट बताने वाले आज पंजाब की लिंचिंग पर क्यों खामोश हैं? 24 घंटे में 2 शख्स पीट पीट कर मार डाले गए। देश के लोकतंत्र और संविधान बचाओ गैंग के ठेकेदार चुप हैं। कांग्रेसी राज्य पंजाब में एक नहीं 2 लिंचिंग हो गई। न राहुल की जुबान खुली, न प्रियंका ने यूपी से पंजाब का रुख किया। देश में किसी भी मजहब का अपमान अपराध है तो पीट पीट कर जान से मार देना उससे भी बड़ा अपराध है। लेकिन सियासतदान मौत पर भी नफा नुकसान देखकर ही जुबान खोलते हैं और सहूलियत के हिसाब से ही लिंचिंग की परिभाषा तय होती है। ध्यान से सुनिएगा, क्या किसी भी नेता ने हत्या पर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत दिखाई? किसी को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया तो क्या हुआ? नेताओं को अभी फिक्र सिर्फ पंजाब चुनाव की है। सबसे पहले तो बेहद पीड़ा होती है जब इस तरह की बेअदबी की जाती है। बहुत दुख होता है, एक तरह से एक सदमे की तरह है सबके लिए। सिख पंथ किते बर्दाश्त नहीं करता, खास करके जो दरबार साहब के अंदर होया वो तो बर्दाश्त तो भी उत्ते है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जी माड़ी हरकत की गई है कि चुनावा करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्हां नूं बेनकाब भी किया जाएगा। तो साडियां इंटैलीजेंसियां उन्हां नूं कोशिश करेगी नब करन, उन्हां नूं फड़न। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव को डर लग रहा है योगी आदित्यनाथ से। किस बात से? अखिलेश को डर लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ उनका फोन सुन रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर अखिलेश का फोन सुन कौन रहा है? इससे पहले आईटी रेड हुई, आज अखिलेश ने बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का इल्जाम क्या है देखिए जरा। अखिलेश का कहना है योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश ने यह संगीन आरोप लगाया है। अखिलेश कह रहे हैं कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है। कौन कर रहा है फोन को टैप? उनका कहना है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के फोन टैप हो रहे हैं, यानी उनके फोन कोई सुन रहा है। मजबूरी में अधिकारी फोन टैपिंग करवा रहे हैं और उनका कहना है बाबा यानी योगी बाबा खुद सुनते हैं फोन की रिकॉर्डिंग। हमारी पार्टी के नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं, अखिलेश का कहना है। उन्हें डर है कि कहीं हमारी सरकार ना बन जाए। चुनाव के वक्त बीजेपी फोन टैप करवाती है, पहले इनकम टैक्स के छापे, अब फोन टैपिंग। तो अखिलेश ने आरोप लगाया है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। कौन सुन रहा है अखिलेश का फोन? आईटी रेड के बाद अब फोन टैपिंग बम। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। यूपी में चुनाव है, फोन टैपिंग का सवाल है। तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी ने तिनका। क्या फोन टैपिंग बना उत्तर प्रदेश चुनाव का नया मुद्दा? अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान चरम पर है। सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। आयकर छापे के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है।
अब अखिलेश ने योगी सरकार पर नया आरोप लगाया है। कौन करा रहा है फोन टेपिंग? इनका भी फोन टेप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? वहीं उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को इसी बहाने योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है? विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। लेकिन अखिलेश और विपक्ष के हमले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। और आइए आपको दिखाने जा रहे हैं कि फोन टैपिंग दरअसल क्यों होती है, क्या होती है। क्या कोई भी किसी का भी फोन टैप करवा सकता है? क्या आपका फोन भी टैप हो सकता है? क्या किसी का भी फोन कोई भी सुन सकता है? और किन परिस्थितियों में फोन टैपिंग होती है, देखिए जरा। होता क्या है, अगर 2 लोग बात कर रहे हैं, पहला और दूसरा, तीसरा व्यक्ति अगर चुपके से उसे सुन रहा है तो यह है फोन टैपिंग। फोन टैपिंग के लिए सरकार बाकायदा आदेश जारी करती है। सरकार का आदेश जरूरी होता है। रॉ, जिसे आप रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग कहते हैं, आईबी, ईडी, सीबीआई फोन टैप करती है। एनसीबी, डीआरआई, ये एजेंसियां जो है ये फोन टैप कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां भी आपके फोन को टैप कर सकती हैं। लेकिन कब देशद्रोह का मामला हो या गंभीर अपराध के संदेह पर ही यह टैपिंग होती है। आपको बताऊं, इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के तहत यह फोन टैपिंग आता है। फोन को सिर्फ 2 महीने तक टैप किया जा सकता है और टैपिंग जारी रखने के लिए दोबारा अनुमति लेनी होती है। रिकॉर्ड की गई डिटेल्स को सेव रखना जरूरी होता है अगर फोन टैपिंग हो रही है तो। भारत में लगभग 6000 फोन रोज टैप होते हैं। फोन टैपिंग के शक पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की जा सकती है। तो अखिलेश के आरोप अब फोन टैपिंग पर है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आईटी रेड, जो इनकम टैक्स की रेड हुई, उस पर रिएक्शन है। जरा वो तस्वीरें देखिए। कल अखिलेश यादव के जो करीबी थे उन पर आईटी रेड हुई, यानी इनकम टैक्स ने छापे मारे और अखिलेश यादव के बहुत नजदीकी लोग, जिसमें अजय राय भी शुमार है, और ठीक चुनाव से पहले रेड हुई तो इसको सियासत से भी, राजीव राय के घर रेड हुई, ठीक चुनाव से पहले रेड हुई, इसलिए इसे सियासत से भी जोड़ दिया गया और बीजेपी पर आरोप भी लगाए गए, टारगेट भी किया गया। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से वो अखिलेश के नजदीकी और करीबी लोग हैं जिनके घरों पर रेड हुई और इनका सीधे क्या ताल्लुक है। पहले हैं राजीव राय, जिन्हें आप देख रहे हैं तस्वीरों में। राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई, यानी आईटी रेड हुई। इसे मूव करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव राय। 15 घंटे तक आयकर विभाग ने छापा मारा, 15 घंटे छापामारी चली। मैनपुरी में आपको बताऊं, मनोज यादव के घर पर छापा मारा गया। यह है मनोज यादव, यह भी अखिलेश के करीबी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है मनोज यादव। इसके अलावा 5 शहरों में 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई। इसके अलावा जैनेंद्र यादव के घर पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा। अखिलेश यादव के ओएसडी रह चुके हैं जैनेंद्र। लखनऊ समेत कई जिलों में छापेमारी की गई। तो बेशक चुनाव से पहले इस तरह के इल्जामात का दौर आगे भी जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक बार नहीं, हजारों बार दिल जीत चुके हैं और एक बार फिर से दिल जीत लिया है। जो प्रधानमंत्री ने किया है वो आपको बताने जा रहे हैं। इनको आप बखूबी पहचानते होंगे। हुड्डा साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन किया। सोचिए, जिनकी तस्वीर दिखाई, जनरल हुड्डा, सर्जिकल स्ट्राइक का नाम आपने सुना होगा, उसको लीड कर रहे थे हुड्डा साहब, और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों फोन किया, देखिए जरा। सोचिए कि ना अब वो फौज में है बल्कि रिटायर हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं मेजर जनरल हुड्डा की। दोपहर 3:21 पर आपको बताएं हुआ क्या कि मेजर जनरल हुड्डा की बहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ट्वीट किया।
आपको बताऊं दोपहर 3:53 पर यानी 3:21 पर ट्वीट किया था। 3:53 पर क्या हुआ, उस बहन के ट्वीट पर हुडा साहब ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो मेरी बहन है। 6:30 बजे, देखिए 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन उठाया, मेजर जनरल हुडा से फोन पर बात की। सिर्फ 3 घंटे के दरमियान एक ट्वीट और प्रधानमंत्री ने सीधे फोन कर दिया मेजर जनरल हुडा को। 6:46 पर हुडा ने प्रधानमंत्री से बातचीत की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे खुद फोन किया। आइए अब आपको जल्दी से मैं बताता हूं कि दोनों के बीच क्या ट्वीट हुए, क्या ट्वीट किए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर पलटकर फोन किया। देखिए जरा वो ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये रिटायर्ड मेजर जनरल हुडा की बहन है, इनका नाम है सुषमा हुडा। इन्होंने ट्वीट किया, वो प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी उम्मीद के साथ हस्तक्षेप करने और भारतीय बाजार के लिए दवा ट्रोडेलवी के जल्द से जल्द मंजूरी और खरीद सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रही हैं। यह ट्वीट हुआ क्योंकि उन्हें और कई अन्य लोगों को नई जिंदगी देगा। इस पर हुडा साहब ने अपनी बहन के ट्वीट पे हुडा साहब ने कोट ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा, सुषमा हुडा मेरी बहन है जो कई सालों से कैंसर की मरीज हैं प्रधानमंत्री जी, और उम्मीद है धीरे धीरे और उम्मीदें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही। उन्होंने लिखा, अगर नई दवा को मंजूरी मिलती है तो उनके साथ, यानी उनकी बहन के साथ, कई लोगों को बचाने का एक मौका मिल सकता है। सोचिए इस ट्वीट के बाद क्या हुआ। इस ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुडा साहब को फोन कर दिया। उस फोन पर बातचीत के बाद हुडा साहब ने ट्वीट किया। क्या लिखा उन्होंने, पीएमओ से कॉल आया, मैंने पीएम से बात की, उन्होंने इस पूरे केस पर चिंता जाहिर की है। उनका फोन आने पर विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने मुझे भरोसा दिया है कि इस मामले पर विचार किया जाएगा। एक भारतीय होने के नाते गर्व महसूस कर रहा हूं और प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप पर भी गर्व है। जय हिंद। तो सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हुडा ने यह ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री का बड़प्पन कि उन्होंने खुद फोन किया। आइए आपको बताते हैं फोन पर क्या बात हुई दोनों की। यह देखिए जरा फोन पर क्या बात हुई। ये देखिए, उन्होंने ये तो बता दिया पीएम ने फोन किया और उसके बाद कैसे उनकी समस्या का समाधान एक फोन के जरिए हो गया। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या बात हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद डीएस हुडा साहब को फोन किया, सुषमा हुडा के स्वास्थ्य की जानकारी ली कि उनकी बहन कैसी हैं। पीएम ने उनके स्वास्थ्य पर बाकायदा चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने हर संभव का मदद का भरोसा भी दिया कि हर मामले में मदद करेंगे। सुषमा हुडा को स्तन कैंसर की गंभीर मरीज है वो। आपको बताऊं, स्तन कैंसर में ट्रोडेलवी दवा बहुत कारगर होती है और यह दवा देश में नहीं बनती है, इसे बाकायदा आयात किया जाता है और इसके आयात में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। उसी दिक्कत का जिक्र उन्होंने किया। पीएम ने इस समस्या के दूर करने का भरोसा दिलाया। यह बातचीत हुई। आइए अब आपको डीएस हुडा के बारे में बताता हूं कि जनरल हुडा कौन है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिस पर पूरे देश को गर्व और फख्र था, ये जनरल हुडा के नेतृत्व में इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। आइए आपको पूरा तारुफ उनका कराते हैं। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं क्योंकि फौजी लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हो या फिर दुश्मन से बदला लेना ही क्यों ना हो। आर्मी में टॉप जनरल थे दीपेंद्र सिंह हुडा, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए हैं हुडा साहब और 2016 में सेना से रिटायर हुए हैं दीपेंद्र सिंह हुडा। रिटायरमेंट से पहले उत्तरी कमान के कमांडर रह चुके हैं। भारतीय सेना में करीब 4 दशक तक यानी लगभग 40 साल तक सेवा में रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी प्लानिंग की थी। इन्हीं के नेतृत्व में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ यह सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पाक की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और भारतीय कमांडोज कार्रवाई के बाद सुरक्षित लौटे। 2019 में आपको बताएं, कांग्रेस के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी दीपेंद्र हुडा साहब बना चुके हैं। तब राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर पैनल का गठन किया था उस दौरान, और
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह किसी की मदद पहली बार नहीं की है। प्रधानमंत्री के अब तक के 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल के दौरान बहुत से ऐसे वाकये सामने आए। फरवरी 2021 महाराष्ट्र की घटना में आपको बताऊं, पीएम ने 5 महीने की तीरा की जान बचाई। तीरा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित थी और तीरा की माता पिता ने प्रधानमंत्री से उस वक्त गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री ने क्या किया, 6 करोड़ टैक्स जो था उसे माफ कर दिया था। 6 करोड़ टैक्स था, सोचिए, वो माफ कर दिया था। इसके अलावा देखिए 3 अप्रैल 2021 असम चुनाव के दौरान आपको याद होगा, चुनाव के दौरान असम रैली में मदद की थी। रैली में एक शख्स की अचानक तबीयत खराब हो गई और प्रधानमंत्री ने फौरन अपने डॉक्टरों की टीम वहां भेज दी थी। ये प्रधानमंत्री का बड़प्पन है। जरा प्रधानमंत्री के इसी दरिया दिली को सुनिए जरा। ये जो पीएमओ की मेडिकल टीम है वो जहां जाए वहां वो कार्यकर्ता पानी के अभाव में कोई तकलीफ हुई है, तुरंत उनकी जरा मदद कीजिए। मेरे साथ जो डॉक्टर्स आए हैं वो जरा उस हमारे साथी की मदद करें। यहाँ का कोई अपना बंधु पानी के अभाव में शायद उसको तकलीफ हुई है। तो सुन लिया पीएम मोदी को आपने। आइए कुछ ऐसी और कहानियां हैं। ये देखिए किस तरह पीएम मोदी ने खुद आगे बढ़कर मदद की। कैंसर पीड़ित कई लोगों की मदद कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। पटना के सुमित रंजन को 2 लाख रुपए की मदद की। पटना के कुर्जी के सना अरफी को 3 लाख रुपए की मदद की थी। बुलंदशहर की बच्ची को 3 लाख की मदद दी थी। और ऐसे 2-4 नहीं, कई नाम हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मदद मिल चुकी है। इसके अलावा एक और देखिए जरा, इन किस्सों में कई किस्से हैं। एक कार्यकर्ता ने माला की मांग की थी। 3 मई 2018 का वक्त है। उपहार में प्रधानमंत्री ने माला दे दी थी। लिखा, आपकी माला अच्छी है, मुझे मिलेगी। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी के साथ चिट्ठी भेजी और चिट्ठी के साथ माला भी उपहार में दे दी। तो प्रधानमंत्री का यह बड़प्पन और दरियादिली यही आम लोगों को और खास लोगों को उनका मुरीद बना देती है। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।